बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अनसर मुज़फ़्फ़र है और आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान की इकॉनमी पे बात करेंगे। इस वीडियो को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। वीडियो के पहले हिस्से में हम पाकिस्तान की इकॉनमी का एक ओवरव्यू लेंगे। वीडियो के दूसरे हिस्से में हम उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स की बात करेंगे और वीडियो के आखिर में हम वे फॉरवर्ड देंगे कि हम पाकिस्तान की इकॉनमी को कैसे बेहतर कर सकते हैं। अगर करंट सिचुएशन की बात करें तो पाकिस्तान की सूरत हाल बड़ी ही फ्रेजाइल है। हमारे पास सिर्फ 4.3 बिलियन जो है ना हमारे पास रिजर्व्स रह गए हैं। इन्फ्लेशन की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन 31% से ज़्यादा हो गई है। पिछले माह यानी मार्च की बात करें तो इन्फ्लेशन 35% से ज़्यादा थी और मार्च के 1 हफ्ते की जो इन्फ्लेशन है वो 45% से ज़्यादा हो गई थी, जो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा थी। इसी तरह हम बात करें इंटरेस्ट रेट्स की, तो पाकिस्तान के अंदर 21% जो है इंटरेस्ट रेट है, जो इस खित्ते में सबसे ज़्यादा है। चाइना की बात करें 2.5% है, बांग्लादेश की बात करें 6% है, इंडिया की बात करें तो 6.5% है। इसी तरह हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की बात करें तो पाकिस्तान ने पिछले साल जो है 31 बिलियन पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट किया और पाकिस्तान ने इम्पोर्ट किया 84 बिलियन यानी तकरीबन 152 बिलियन का जो हमारा जो है ट्रेड डेफिसिट था। इस साल की बात करें तो पाकिस्तान का जो ट्रेड डेफिसिट है वो तकरीबन 22 बिलियन है। ऑल्दो हमने बड़ी रिस्ट्रिक्शंस लगाई, लेकिन फिर भी हमें बाहर से ऑयल लाना पड़ता है। तो अभी जो हमारी इंपोर्ट है वो 43 बिलियन है और एक्सपोर्ट जो है ना वो सिर्फ 21 बिलियन है और हमारी एक्सपोर्ट्स में जो है ना वो 15% जो है ना वो डिक्रीज हुआ है। हाँ, इसी तरह हम बात करें पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान ने आने वाले 3 सालों में जो लोन की पेमेंट करनी है वो 75 बिलियन करनी है। इसी तरह हम ग्रोथ रेट की बात करें तो वर्ल्ड बैंक ने 1 साल पहले पाकिस्तान के ग्रोथ के रेट के लिए प्रेडिक्शन की थी 5%, और अभी उन्होंने जो प्रेडिक्शन की है वो 0.4% है। इसी तरह एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो उन्होंने 1 साल पहले जो ग्रोथ रेट की प्रेडिक्शन की थी वो 6% की थी और अभी उन्होंने 0.6% की है। इसी तरह हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है ना वो 10% से ऊपर चली गई है। हम पॉवर्टी की बात करें तो पॉवर्टी का रेट जो है पाकिस्तान में वो 37.5 है और अभी 8 मिलियन यानी 80 लाख मज़ीद लोग जो है ना वो पॉवर्टी लाइन से नीचे चले गए हैं। ये कुछ सूरत-ए-हाल थी जो आपके सामने रखी और इससे आपको बखूबी अंदाज़ा हो गया होगा कि पाकिस्तान सीवियर किस्म के जो है ना इकोनॉमिक क्राइसिस में है। आईएमएफ की बात करें तो आईएमएफ हमें 1.1 जो बिलियन की उनकी ट्रांच है वो देने के लिए रेडी नहीं है, तो उसकी ट्रांच का होना बड़ा ज़रूरी है। उसका ना देने की वजह से जो हमारी ब्रदर्स कंट्रीज़ हैं, फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, उनको हमने इतना ओवरबर्डन कर दिया है कि वो भी अब जो है ना वो लोन देने के लिए, डिपॉज़िट करने के लिए तैयार नहीं है। अब देखेंगे कि ये बात यहाँ तक पहुँची कैसे? असल में पाकिस्तान शुरू से ही इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार रहा है। 1947 में सबसे पहले कायदे-आज़म ने रिक्वेस्ट की यूएस से कि आप हमें 5 बिलियन दे दें। उसके बाद पहली बार पाकिस्तान लॉन्ग टर्म लोन्स के लिए 1958 में आईएमएफ के पास गया और फिर हमारा और आईएमएफ का इस तरह से रोमांस चलता रहा। फिर 1988 में बेनज़ीर भुट्टो पहली बार शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए आईएमएफ के पास गई। 90s की दहाई में हमने बहुत लोन लिया और इस तरह चलते-चलते सन 2014 और 15 तक हमारा जो लोन था वो 65 बिलियन था। लेकिन इन 7-8 सालों में पाकिस्तान का लोन डबल हो गया और अभी हमारा जो लोन है वो 130 बिलियन है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि पाकिस्तान के अंदर जो अब भी सूरत-ए-हाल है, उसकी इमीडिएट जो वजूहात हैं, ये जो मैंने आपको बताया वो, उसके अलावा भी मैं आपको फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल बताऊँगा। लेकिन जो इमीडिएट जो हमारे जो वजह बनी वो 2। एक जो पिछली गवर्नमेंट थी, उन्होंने जो सब्सिडी दी 1.5 बिलियन, उसकी वजह से जो हमारा और आईएमएफ का एक जो हमारा एक ट्रस्ट डेफिसिट पैदा हुआ और दूसरा ये कि हम इस पोज़ीशन में ही नहीं थे कि हम जो है ना वो सब्सिडी दें। तो एक वो बहुत ज़्यादा आप समझ लें कि हमारा एक ब्लंडर था जिसकी वजह से जो है ना हम आज सूरत-ए-हाल में हैं। और दूसरा जो इसहाक डार ने तकरीबन जो 4 माह डिले किया आईएमएफ के साथ जो है ना एग्रीमेंट करने में, जैसे वो एग्रीमेंट जो उनके पास नहीं जा रहे थे, बाद में पहले उन्होंने बड़ी मतलब
शोखियाँ लगाई कि ये वो करूँगा, वो करूँगा। वो जो 4 माह का डिले है ना, इन दोनों जो चीज़ों ने ना पाकिस्तान को जो है ना इस मकाम पे लाके खड़ा कर दिया। ये इमीडिएट 2 वजूहात थी। एक जो पिछली जो गवर्नमेंट थी उसकी सब्सिडी, ठीक है? जिसकी वज़ह से हमारा और आईएमएफ का जो है ना एक ट्रस्ट डेफ़िसिट पैदा हुआ और दूसरा हम इस पोज़ीशन में ही नहीं थे कि हम सब्सिडी दे सकें क्योंकि हम खुद जो है ना बाहर से लोन लेके जो है ना वो क्या नाम है ये तो ऐसे हुआ ना कि अगर एक आदमी है वो खुद ₹1000 कमा रहा है और वो एक दिन ऐलान कर दे कि मैं रोज़ 500 बंदों को खाना खिलाऊँगा और वो कभी इधर से पैसे पकड़ के खिला रहा है, कभी उधर से पैसे पकड़ के खिला रहा है, तो वो मकरूज़ तो होगा ना, हमारा कुछ इस तरह से हुआ। तो अगर हम अब आपका इस तरह से कोई काउंटर आर्गुमेंट आ सकता है कि मतलब इससे हमने जो है ना आम आदमी को रिलीफ़ दिया जो हमने ऑयल पे सब्सिडी दी, तो उसका हाल ये है जैसे पूरी दुनिया में भी है, इंडिया में भी है कि आप ना पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है, उसका अच्छा मैकेनिज़्म करें आप पूरे मुल्क के अंदर बसेस जो है ना वो गवर्नमेंट सतह पर जैसे मेट्रो है या दूसरी तीसरी है वो आप बड़े सतह पर आप उसको क्या करें एक इंफ्रास्ट्रक्चर उसका बिछा दें जिसकी वजह से आम आदमी को रिलीफ हो, ठीक है? आप जो रेलवे को बेहतर करते हैं, इस तरह से आप जब ट्रांसपोर्ट को बेहतर करेंगे, तो फिर आपको इस तरह की सब्सिडी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, ये तो इमीडिएट हमारे जो है ना फैक्टर्स थे। अब हम लॉन्ग टर्म देखते हैं कि बात ये यहाँ तक कैसे पहुँची। वो कहते हैं ना हादसा एकदम नहीं होता, बरसों लगते हैं हादसों में। सबसे बड़ी वजह ये है कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है, वो इम्पोर्ट लेड इकॉनमी है। हम चीज़ें बाहर से मँगवाते हैं, हमारे पास कुछ है ही नहीं है कि हम दुनिया को बेचें। हम आज भी वही चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं जो यूरोप 16वीं सदी में 17वीं सदी में पैदा कर रहा था। हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? राइस, कॉटन, शुगर, मिल्क, एग्स, मीट। हम इस तरह की चीज़ें पैदा कर रहे हैं जो लो वैल्यू है। तो जिसकी वज़ह से क्या होता है कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स है वो कम है और इम्पोर्ट्स हमें ज़्यादा है। हमें बाहर से जो है ना अब तो हमें व्हीट भी मँगानी पड़ रही है। 80% जो हम बाहर से दालें मँगवाते हैं, वेजिटेबल ऑयल मँगाते हैं। उसके अलावा दूसरा ऑयल मँगाते हैं, मशीनरी मँगाते हैं, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की चीज़ें मँगवाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मँगवाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हम इम्पोर्ट करते हैं। तो पहला जो इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह है कि हमारी इम्पोर्ट लेड इकॉनमी है। हम हमारे पास दुनिया को बेचने के लिए नहीं है, ठीक है? और उसमें भी अगर हमने अपनी एग्रीकल्चर के अंदर उसको हमने मॉडरेट किया होता, तो शायद जो हमारी फूड इंडस्ट्री है, वो हमारे लिए एक एसेट बन सकती थी। क्योंकि जैसे दुनिया में बड़ी तेज़ी से आबादी बढ़ रही है, तो फूड भी जो है ना एक बड़ी जो है ना वो बनती जा रही है। लेकिन उसके लिए आपकी जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर आज भी जो अ, 1 एकड़ से जो हम कॉटन उगाते हैं वो सिर्फ़ 2.1 टन उगाते हैं और अगर चाइना की बात करें तो वो 1 एकड़ से 4.8 टन जो है ना वो इस तरह से कॉटन उगाते हैं। इसी तरह हम बात करें शुगर केन की तो हम 1 एकड़ से 65 टन जो है ना वो शुगर केन उगाते हैं और अगर हम इजिप्ट की बात करें तो वो पाकिस्तान से डबल है, यानी 125 टन जो है ना पर एकड़ उगाते हैं। तो ये हमारा एक ये हुआ कि हमने एक तो हमारे पास उस तरह से इंडस्ट्रीज़ की चीज़ें नहीं है दुनिया को बेचने के लिए, दूसरा ये है कि अगर हम वाक़ई हमने बाज़िद हैं कि हमने एग्रीकल्चर को ही लेके चलना है, तो फिर उसके लिए फिर हमारे पास एग्रीकल्चर में हमने मॉडरेशन नहीं लेके आई, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बेहतर नहीं किया, उसमें टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस नहीं करवाई, सीड्स जो आज लेटेस्ट आ रहे हैं, उनको नहीं लेके आए, फर्टिलाइज़र को हमने उस तरह से यूज़ नहीं किया। दूसरी अहम वजह ये है कि पाकिस्तान की 55% जो पाकिस्तान की इकॉनमी है, वो इनफॉर्मल है। स्टेट को पता ही नहीं है कि कौन कितने पैसे कमा रहा है। एक इंडस्ट्री कितने पैसे कमा रही है, एक मॉल वाला कितने पैसे कमा रहा है, रेस्टोरेंट वाला, शोरूम वाला, एक होटल वाला उसके अलावा रेहड़ी वाला, फ्रूट वाला, जितने भी हमारे छोटे-बड़े बिज़नेस हैं, रियासत को पता ही नहीं है कि कौन कितना कमा रहा है। उसका नुकसान ये हुआ कि जब अगला जो मेरा पॉइंट है वो इसी से जुड़ा है जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। जब रियासत के पास, स्टेट के पास रिकॉर्ड ही नहीं है कि कौन कितना कमा रहा है तो वो उनसे टैक्सेस नहीं ले पा रही। हमारे मुल्क के अंदर टैक्स कल्चर नहीं है।
हमारी 22-23 करोड़ की आबादी में सिर्फ 2.5 यानी 25 लाख लोग टैक्स देते हैं। उसके बरक्स अगर हम यूके की बात करें तो उसकी आबादी 66 मिलियन है, उसमें से 30 मिलियन यानी 50% लोग डायरेक्ट टैक्स देते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर टैक्स कल्चर का ना होना भी पाकिस्तान के इकोनॉमिक क्राइसिस की एक बड़ी वजह है। अब इसमें भी देखें कि पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा जो सेक्टर है वो एग्रीकल्चर का है। यानी 42% जो आपकी आबादी है वो एग्रीकल्चर से मुंसलिक है। लेकिन एग्रीकल्चर पे टैक्स ही नहीं है। टैक्स क्यों नहीं है कि जिन्होंने टैक्स लगाना है वही पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, जितने बड़े-बड़े फ्यूडल्स हैं, जगीरदार हैं, ज़मींदार हैं, ये सारे लोग जो है ना, ये तो बैठे हुए हैं क्या नाम है असेंबली में, तो कौन टैक्स लगाए? एक तो टैक्स बाकी चीज़ों पे भी नहीं है और दूसरा ये है कि एग्रीकल्चर जो सबसे बड़ा सेक्टर है, उसमें देखें कि आप टैक्स उस पे नहीं है। तो एग्रीकल्चर पे टैक्स ना होना भी पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्राइसिस की एक बड़ी वजह है। इसी तरह हम देखें कि पाकिस्तान के अंदर एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का ना आना भी एक इकोनॉमिक क्राइसिस की एक बड़ी वजह है क्योंकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है ना वो किसी भी इकोनॉमी में एक ऑक्सीजन की हैसियत रखते हैं कि जब बाहर से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी तो आपकी इकोनॉमी में इंजेक्ट की जाएगी तो आपको ऑक्सीजन मिलेगी और दुनिया के बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिनकी अपनी उस तरह से प्रोडक्शन नहीं है, उनकी एरियाज उस तरह से नहीं है जैसे सिंगापुर है या और ममालिक हैं लेकिन वो जो एफडीआई के ज़रिए जो है ना वो उनकी अच्छी इकोनॉमीज़ हैं। तो पाकिस्तान के अंदर पिछले 11 सालों में सिर्फ़ जो है ना हमारे हर साल जो है ना 1 बिलियन से भी कम जो है ना वो एफडीआई आती है। तो एफडीआई का ना भी आना जो है ना वो भी पाकिस्तान के अंदर जो है ना इकोनॉमिक क्राइसिस की एक वजह है। उसकी जो ज़ैली मिसाइल भी 2 हैं। एक तो आपने एफडीआई के लिए इतना आपका आउटडेटेड निज़ाम है। आपने इतना उसको ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं कि आप इधर से एनओसी ले आएँ, उधर से क्लीयरेंस ले आएँ, ये ले आएँ, वो ले आएँ। तो वो कहता है कि क्यों ना मैं ऐसे मुल्क में जाके इन्वेस्ट करूँ जो मुझे फैसिलिटेट करे और दूसरा ये है कि आपके मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, ठीक है? आपके मुल्क के अंदर टेररिज़्म है। तो कौन ऐसा होगा कि जो इसकी मिसाल मैं अक्सर ऐसे देता हूँ कि अगर आपके पास 2 ऑप्शन हो या 3 ऑप्शन हो, एक तो अफ़गानिस्तान, एक सीरिया और एक यूके। तो आप एक पाकिस्तानी हैं और आपको कहा जाए कि आपके पास 10 बिलियन है, तो आप कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे? तो इंसानी अक्ल तो यही कहती है कि आप यूके में इन्वेस्ट करें, जहाँ पे आपका पैसा सेफ रहेगा और कल फ्यूचर में आपको रिटर्न भी मिलेगा। उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जो अभी इकोनॉमिक क्राइसिस है, उसकी एक बड़ी वजह है इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होने की वजह से आपके अंदर, आपके मुल्क के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर जो है ना वो इकोनॉमिक क्राइसिस है क्योंकि पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है, ठीक है? जहाँ पे पॉलिटिक्स अच्छी होगी, वहाँ पे इकोनॉमी भी अच्छी होगी। तो इसके 2 नुकसान हैं। एक नुकसान तो ये है कि भाई हुकूमत जो है गवर्नमेंट वो अपनी पॉलिसीज़ पे फ़ोकस नहीं कर पाती और दूसरा ये है कि बाहर का जो इन्वेस्टर है या लोकल इन्वेस्टर है वो देखता है कि मुल्क के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, कोई पता नहीं कल क्या हो जाए, तो वो क्या करता है फिर इन्वेस्ट नहीं करता। एक और बड़ी वजह ये भी है कि पाकिस्तान के अंदर जो रियल एस्टेट है, जो पाकिस्तान के अंदर इस वक़्त सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, उस पे टैक्स नहीं है। उस पे टैक्स ना होने की वजह से लोग वहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहाँ पे प्लॉट्स लेते हैं या कोई प्रॉपर्टी ले लेते हैं और रियासत को उसका कोई फ़ायदा नहीं होता और वहाँ पे जितने भी मतलब बड़े-बड़े जायंट्स हैं, अगर हम बात करें सपोज़ हम बात करें बैरिया की, डीएचए की, तो वहाँ पे टैक्सेस का प्रॉपर्टी टैक्स ना होने की वजह से भी पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो एक इकोनॉमिक क्राइसिस है। इसी तरह हम देखें तो पाकिस्तान के अंदर टूरिज़्म क्या ना होना भी जो है ना वो इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह है क्योंकि बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो टूरिज्म ने उनको बूस्ट दिया है। अगर हम बात करें इंडिया की तो इंडिया की एक स्टेट है गोवा। सिर्फ गोवा जो है ना वो इंडियन जो स्टेट है उसको 11 बिलियन डॉलर का जो रेवेन्यू 1 साल का देती है। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमारा एफडीआई जो है ना वो 1 बिलियन से कम है। इसी तरह हम देखें तो ओवर पॉपुलेशन
ओवर पॉपुलेशन भी एक बड़ी वजह है, क्योंकि हर साल पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो 4 मिलियन बच्चे पैदा होते हैं। यानी हर साल आपके मुल्क के अंदर 40 40 लाख न्यू मौत से मतलब वो होते हैं। उसका नुकसान ये है कि क्योंकि ये देखना जो पॉपुलेशन है ये टू एज स्वॉर्ड है। अगर आप उसको अच्छे तरीके से आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आप दुनिया की दूसरी बड़ी इकॉनमी चाइना बन जाएँगे। आप दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी जो है ना वो इंडिया बन जाएँगे। लेकिन अगर आप उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपको आपके पास उनको फीड करने के लिए फूड नहीं है, वाटर क्राइसिस हैं, आपके मुल्क में एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रही और आपके मुल्क में इंडस्ट्री नहीं है, तो फिर एट द एंड वो जाके आपके लिए एक बोझ बनेंगे। जैसे पाकिस्तान में जो है ना वो बोझ बने हुए हैं। इसी तरह बात करें क्लाइमेट चेंज, तो पाकिस्तान के अंदर जो अभी बड़े सीवियर किस्म के इकोनॉमिक क्राइसिस है, उसकी एक बड़ी वजह क्लाइमेट चेंज भी है। क्योंकि यूएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर पाकिस्तान में 8 बड़े डैम होते तो पाकिस्तान के अंदर जो फ्लड्स आए हैं इनको कंट्रोल किया जा सकता था। आपको क्या लगता है सिर्फ़ पाकिस्तान में बारिश होती है? पूरी दुनिया में इस तरह की बारिशें होती है, लेकिन लोगों के पास इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, डैम्स हैं, रिज़र्व्स हैं, तो वो फिर क्या करते हैं, वो पानी को स्टोर कर लेते हैं। चाइना में एक इलाका है, उसके अंदर 1 दिन में इतनी बारिश हुई है जितनी 8 माह में होती है। लेकिन वहाँ पे तो फ्लड्स नहीं आए उस जगह पे, क्योंकि उनके पास इतना बड़ा डैम है कि साइंसदानों के मुताबिक उस डैम की वजह से जो हमारी ज़मीन है, उसका जो बैलेंस है वो थोड़ा-सा आउट हो गया है। तो इस तरह का जो कंट्रीज़ हैं, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है। इस तरह से हम देखें तो हमारे वहाँ एक आप कह सकते हैं कि लैक ऑफ पॉलिसीज़ है। पाकिस्तान के अंदर जो भी गवर्नमेंट आती है, वो अपना एक मॉडल लेके आती है। अगर हम अय्यूब खान से शुरू करें तो अय्यूब खान आए, उन्होंने हाउ ट्रिकल डाउन मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया। उसके बाद आए ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, उन्होंने सबसे पहले उसको साइड किया और अपना नेशनलिज़्म को इम्प्लीमेंट किया। उसके बाद आगे यहिया, तो यहिया ने एड बेस्ड इकॉनमी चलाना शुरू कर दी। 90s में पहले बीबी, फिर मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ, फिर बीबी, फिर मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ, तो उन्होंने आईएमएफ बेस्ड इकॉनमी चलाई। फिर मुशर्रफ आ गए तो उन्होंने कंज्यूमर क्रेडिट मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया। मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ आए, वो उन्होंने क्रोनी कैपिटलिज़्म को इंट्रोड्यूस करवाया और आखिर में आके जो इमरान खान साहब थे, उन्होंने रियासत-ए-मदीना का जो मॉडल है, उसको इम्प्लीमेंट किया। तो आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर जो भी गवर्नमेंट आती है, वो अपना एक मॉडल लेके आती है। तो उसका नुकसान ये हुआ कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिसीज़ थी, वो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ नहीं हुई। जैसे हमने चाइना में देखा हो, वियतनाम में देखा कि वहाँ पे पॉलिसीज़ 10 साल की होती हैं और 20 साल की होती हैं। तो इस तरह से जो हमारा पॉलिसीज़ का ना होना भी जो है ना वो एक वजह है। इसके अलावा रशिया यूक्रेन वार का कहीं न कहीं पाकिस्तान के साथ डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट जो पाकिस्तान के इकोनॉमिक क्राइसिस के साथ ताल्लुक है। क्योंकि जब वो रशिया यूक्रेन वार हुई तो पूरी दुनिया में ऑयल प्राइसेस ऊपर चली गई और हम 70% जो ऑयल है वो हम बाहर से लेके आते हैं। और दूसरा ये है कि हमारी जो गैस है वो भी हम एलएनजी बाहर से लेके आते हैं, खासकर कतर से लेके आते हैं। तो जब ये जंग हुई तो यूरोप ने कतर का रुख किया रशिया के बजाय और कतर ने प्रेफ़र किया यूरोप को, जिसकी वज़ह से पाकिस्तान के अंदर जो आप कह सकते हैं एनर्जी प्राइसेज़ है वो ऊपर चली गई और पाकिस्तान में जो है ना एक इन्फ्लेशन आ गई। नाज़रीन, ये कुछ अहम अहम वजूहात थी जिसकी वज़ह से पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो इकोनॉमिक क्राइसिस है। अब इसका हल क्या है? नाज़रीन, बहुत से ममालिक ऐसे हैं जिनका पाकिस्तान नाज़रीन एक बड़ा ही अहम जो पॉइंट है वो मुझे अभी याद आया है कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो सब्सिडी दी जाती है। अभी आप देखें कि जो हर साल सब्सिडी दी जाती है, वो दी तो एलीट को ही सिर्फ़ जाती है, आम आदमी का सब्सिडी से कोई तल्लुक नहीं है। हर साल पाकिस्तान के अंदर 17.5 बिलियन जो है ना वो सब्सिडी दी जाती है। और आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि अगर हम 17 से 18 बिलियन सब्सिडी ना दें, तो हमें आईएमएफ के या दूसरे जितने भी अदारे हैं, उनके पास ना जाना पड़े। तो पाकिस्तान के अंदर सब्सिडी का कल्चर है और सब्सिडी आपको पता है, जो पहले से ही एस्टेब्लिश्ड बिज़नेस होते हैं, चाहे वो शुगर माफिया हो, रियल एस्टेट वाले हों या दूसरे बिज़नेस हों, उनको ही दी जाती है। कभी आपने सुना है कि जो है ना, एक सब्सिडी का एक रेहड़ी वाले को, एक फार्मर को कोई फ़ायदा हुआ है, उस तरह से फ़ायदा नहीं हुआ है। तो अगर हम सिर्फ़ सब्सिडी कंट्रोल कर दें, तो पाकिस्तान के अंदर जो है ना
वो जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उस पे काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकता है। अब इसके वे फॉरवर्ड क्या है? ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनने हमसे भी मुश्किल वक़्त देखा है, लेकिन आज वो अपने पैरों पे दोबारा खड़ी हो गई हैं। सबसे बड़ी मिसाल हमारे पास जो है ना वो इंडिया की है कि 1992 में इंडिया डिफ़ॉल्ट होने के करीब था, जो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है। इंडोनेशिया जो किसी ज़माने में एक बड़ा ही गरीब मुल्क हुआ करता, अब दुनिया की 16वीं बड़ी इकॉनमी है। तो अब पाकिस्तान भी अगर कुछ इनिशिएटिव ले, तो पाकिस्तान भी जो है ना वो दोबारा जो है ना अपने पाँव में खड़ा हो सकता है। उसके लिए हमें कुछ इमीडिएट स्टेप्स लेने पड़ेंगे, कुछ मीडियम टर्म और कुछ लॉन्ग टर्म। इमीडिएट की बात करें तो हमें सबसे पहले आईएमएफ के साथ जो है हमारा स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है ये करना पड़ेगा। क्योंकि आईएमएफ की 1.1 बिलियन से शायद हमें उस तरह से फ़ायदा ना हो, लेकिन आईएमएफ का जो आपको ट्रांच है वो एक सर्टिफ़िकेट है जो जो मिलने के बाद आपकी जो ब्रदर्स कंट्रीज़ हैं या आपकी जो फ्रेंड्स कंट्रीज़ हैं, वो भी आपको लोन देती हैं। तो वो बड़ा ज़रूरी है। दूसरा ये है कि हमें चाहिए कि हम जो हमारी ब्रदर्स कंट्रीज़ हैं, फ्रेंड्स कंट्रीज़ हैं, उनके जो लोन है उसको रोल ओवर करें। तो ये भी एक नेक्स्ट स्टेप हो सकता है। लॉन्ग टर्म में हमें जो है ना सॉरी मीडियम टर्म में हमें जो है ना हमारी जो इकोनॉमी है उसकी जो है ना स्ट्रक्चर जो है ना रिफॉर्म्स करने होंगे। हमें दोबारा से जो है ना एक मॉडल लेके आना पड़ेगा। उस स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की वजह से है ना पाकिस्तान दोबारा जो है ना वो पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर हो सकती है। उसमें हम ये कर सकते हैं कि सबसे पहले हम ये करें कि हम एग्रीकल्चर पे टैक्स लगाएँ। 42% जो आबादी मुंसलिक है और उससे वो कमा रही है, तो हम उन पे टैक्स लगाएँ। क्योंकि देखें ना आप कि जब तक आप इंडस्ट्रीज़ पे ही टैक्स लगाते जाएँगे, तो फिर एक दिन आके जो इन्वेस्टर तंग आके मुल्क छोड़ के चला जाएगा, वो बाहर चला जाएगा। तो आप सबसे पहले एग्रीकल्चर पे टैक्स लगाएँ। दूसरा ये करें कि आप एग्रीकल्चर के अंदर जो है ना वो मॉडरेशन लेके आएँ, टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाएँ। आप अच्छे जो है सीड्स मुतारफ़ करवाएँ, फर्टिलाइज़र जो है ना वो अच्छा प्रोवाइड करें फार्मर्स को। और उसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे हमारे पास मेरे ख़्याल में तो एक ही यूनिवर्सिटी है फैसलाबाद यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर की। तो पूरे मुल्क में आप ना मुख्तलिफ़ जो इलाके हैं वहाँ पे आप एग्रीकल्चर के लिए जो है ना वो आप वहाँ पे वो लगाएँ, क्या नाम है, यूनिवर्सिटीज़ बनाएँ एग्रीकल्चर की। और इसके अलावा जो बाकी तालीमी इदारे हैं, उन सब के निसाब में जो है ना, वो एक जो बुक है, वो एग्रीकल्चर की जो आप कह सकते हैं एजुकेशन है, लोगों को एजुकेट करने के लिए वो आप निसाब में शामिल करें। उसके अलावा आप एफडीआई को जो है ना वो अट्रैक्ट करें। आप एक ऐसा एनवायरनमेंट आप फराहम करें जिसकी वजह से जो बाहर का इन्वेस्टर है वो आपके मुल्क में आके ना इन्वेस्ट करना पसंद करे। उसके लिए सबसे पहले आपको वन विंडो पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। उसके अलावा आपको रूल ऑफ लॉ को आपने स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना होगा, टेररिज्म को आपको कंट्रोल करना होगा और इस तरह की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है उसको आपने ख़त्म करना होगा। तो ये कुछ चीज़ें करनी होगी। सबसे अहम चीज़ आपने चार्टर ऑफ इकोनॉमी को साइन करना पड़ेगा। जब आपका चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन होगा, तो जो जो भी गवर्नमेंट नई आएगी, उसके पास एक रोड मैप होगा, उस रोड मैप को लेके वो चलेगी। तो जिसकी वजह से आपका जो इन्वेस्टर है, चाहे लोकल का है, चाहे बाहर का है, तो उसका जो एक ट्रस्ट है, वो बिल्ड हो जो हुआ होगा, वो चलता रहेगा। तो ये कुछ वो जो चीज़ें थी, उसके अलावा टूरिज़्म को आप प्रमोट करें, आप इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा लेके आएँ, उसके लिए आप ईज़ वीज़ा करें। उसके अलावा आप अच्छे रोड्स बनाएँ, अच्छे होटल्स बनाएँ और टूरिस्ट के लिए पब्लिक टॉयलेट्स लेके आएँ। उसके अलावा एक सिक्योरिटी उनको अच्छी फराहम करें। तो ये कुछ चीज़ें हैं। उसके अलावा आप ना हमें अपने मुल्क के अंदर जैसे दुनिया में आज एक टेक्नोलॉजी का दौर है, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का दौर है, रोबोट्स का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक्स का दौर है उसके अलावा मशीनरी वेपन्स एयरक्राफ्ट्स इस तरह की चीज़ें जिनकी जो हाई वैल्यू जिनकी प्रोडक्ट्स हैं उनको हम पैदा करें और एक्सपोर्ट करें। उसकी वजह उस एक तो उससे हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस है वो भी हल होगा और दूसरा ये है कि हमारे यहाँ जो कह सकते हैं एम्प्लॉयमेंट उनकी जनरेशन भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी और तीसरा ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो पॉवर्टी कम होगी। उसके अलावा हमें जो इंडस्ट्री है और जो हमारी अकेडमीज़ हैं
जिसे एकेडमी इंडस्ट्रियल लिंकेजेस कहते हैं, उसको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। हमारे निसाब जो जब हमारे स्टूडेंट एकेडमी से उसके अलावा जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनसे निकल के जब मार्केट में आएँ, तो उनको जॉब्स आराम से मिल जाएँ। उनको उनका आपस में एक लिंक हो, हमारी जो एजुकेशन है, उस वो निसाब ऐसा हो कि उसकी आगे खपत हो इंडस्ट्री में। तो ये कुछ चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वो तो ज़रूरी है, क्योंकि वो उसके बगैर आप तो इकॉनमी को बेहतर कर ही नहीं सकते। उसके अलावा आपने आपके मुल्क के अंदर जो 11 आप कह सकते हैं 11 करोड़ अवाम है, वो तो उसका तल्लुक तो इकॉनमी के साथ है ही नहीं है। तो हमें जो जेंडर इक्वालिटी है उसको प्रमोट करना पड़ेगा। हमें ख़वातीन को भी जो अपनी एक इंडस्ट्रीज़ है, अपनी जो इकॉनमी है उसमें हमें उन्हें भी अपॉर्च्युनिटीज़ फ़राहम करनी पड़ेगी। सब्सिडीज़ को ख़त्म करना पड़ेगा। हमें चाहिए कि हम जितनी भी सब्सिडीज़ देते हैं, उसको ख़त्म करें, ताकि जो है ना हम मतलब है कि आप कह सकते हैं आम आदमी पे बोझ ना बने। तो अगर हमने वाक़ई आवाम को रिलीफ़ देना है, तो उसके लिए फिर हम ऐसी ट्रांसपोर्ट लेके आए हैं, जैसे मेट्रो या दूसरी जितने भी ट्रांसपोर्ट है दुनिया में, उस तरह की रेल्स और इस तरह के सिस्टम लेके आएँ जो हम उसकी वजह से जो है आम आदमी को रिलीफ दे सकें। और बड़ा ही अहम पॉइंट जो अभी मेरे ज़हन में आया है, पाकिस्तान में जो आप स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज़ेज़ हैं, उनको प्राइवेट करें, ठीक है? अगर एयर इंडिया को प्राइवेट कर सकता है, तो हमारी उस लेवल की जो है ना वो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज़ नहीं है। आप ये यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि हमारी जितनी भी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज़ेज़ हैं, वो पाकिस्तान के जो टैक्सेस का पैसा है, वो हर साल 1500 बिलियन पाकिस्तानी रुपीज़ जो है ना वो लॉस कर रही हैं। तो 1500 बिलियन लॉस करने के बजाय आप बेहतर यही है ना कि आप उनको प्राइवेट कर दें। प्राइवेट करने से जब वो कोई उसको ऑन करेगा, तो वो फिर आपकी स्टेट को टैक्स भी देगा, और उसके बाद जो है ना आप कह सकते हैं जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी जनरेट होगी। ये कुछ हैं जो मेन मेन पॉइंट्स जो अगर हम आज भी लें, तो पाकिस्तान जो है ना वो एक आप कह सकते हैं कि दोबारा अपने पाँव पे खड़ा हो सकता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू।